नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम पढ़ेंगे कारक और उनकी विभक्तियाँ एकदम आसान भाषा में, ताकि आपका कोई भी प्रश्न कारक से संबंधित गलत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। कारक वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। असंबंध होने पर इनका अर्थ ही उलझ कर रह जाएगा अथवा वे निरर्थक हो जाएंगे। कोई भी वाक्य रहेगा, यदि उसमें जितने भी शब्द प्रयोग हुए हैं वो आपस में अगर जुड़े हुए हैं, तभी हमको उसका अर्थ समझ में आएगा कि वह क्या कहना चाह रहा है, उस वाक्य का क्या अर्थ है। तो जो यह सार्थकता आती है, इसी सार्थकता को लाने के लिए संबंध को बतलाने का काम कारक करते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि सार्थकता को बतलाने के लिए कारक संबंध बताते हैं एक दूसरे को, लेकिन कैसे बताते हैं? उस संबंध को बताने के लिए कुछ चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए, जैसे रचना शैली देखती है, शिल्पा शैली अलग हो गई, कविता लेखराज पुस्तक दी। अब इसमें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन करता है, कौन कर्म है, कौन क्रिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब आपस में अलग अलग हैं, कोई आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो कारक अगर यहाँ पे आ जाएगा, तो कारक का काम जब यहाँ पे होगा तब क्या हो जाएगा? कारक का यही प्रयोजन है कि वह शब्दों को वाक्य में संगत संबंध प्रकट करता है। अब क्या करेगा कारक? रचना शैली को देखती है, कारक ने यहाँ क्या लगा दिया? को। कारक का चिन्ह यहाँ पे को लग गया, तब वह वाक्य आपस में क्या हो गए? वाक्य में जितने शब्द थे वो आपस में जुड़ गए। तो रचना शैली को देखती है, तो हमको स्पष्ट हो गया कि रचना शैली को देखती है। यहाँ पे रचना कर्ता हो गया, शैली क्या हो गई? कर्म हो गई, और देखना क्रिया हो गया। आगे शिल्पा शैली से अलग हो गई, से लग गया। तो ये जो को से लग रहा है, ये सब क्या है? विभक्तियाँ हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कविता ने लेखराज को पुस्तक दी। अब देखिए यहाँ पे ने और को दोनों विभक्तियाँ लग गई, तो यहाँ पर स्पष्ट होगा कविता ने लेखराज को पुस्तक दी। ऊपर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो चलिए आप इसके पहले सारी विभक्तियाँ पढ़ते हैं, फिर आगे एक एक कर्ता को बारी बारी से समझेंगे। हिंदी व्याकरण में 8 कारक होते हैं। उन कारकों की अपनी अपनी विभक्तियाँ होती हैं। अगर आपको कारक छांटना है वाक्य में से, तो इन विभक्तियों को याद करना कंपलसरी है। आपको अनिवार्य रूप से इसको याद करना ही पड़ेगा, तभी आपको कारक समझ में आएगा, नहीं तो कारक समझ में आने वाला नहीं है। तो आप पहले इसको देखिए और लिख के याद कर लीजिएगा। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रारी, रे, नानी, ने, अधिकरण में, पै, पर, संबोधन है वो, अरे। तो ऐसे करने से आपको वाक्य दिया जाएगा, जैसे परीक्षा पूछ लेता है, एक वाक्य दे देगा, पूछ देगा इसमें कौन सा कारक है। तो आप जब याद किए रहेंगे तो आपको छांटने में आसानी होगी। जैसे कर्ता ने, तो जैसे ही जहाँ पे आपको ने दिखाई देगा, वहाँ पे आपको याद आ जाएगा ने तो कर्ता कारक की विभक्ति है, तो यहाँ पे कर्ता कारक है। कर्म को, तो जहाँ ही आपको को दिखाई देगा, तो वहाँ पे आपको कर्म कारक की याद आ जाएगी। तो इसको याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी। अब चलिए एक एक कारक को देख लेते हैं। पहला कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति ने कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता है। जैसे अंशु ने भोजन किया, जिस वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति लगा हुआ है, तो वहाँ तो आप आसानी से पहचान लेंगे कि अंशु ने कर्ता कारक की विभक्ति है, तो ये कर्ता कारक है। लेकिन जिसमें नहीं लगा रहेगा, उसमें आपको उसके अर्थ को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जो कर्ता कारक की परिभाषा है उसके अनुसार छाटना पड़ेगा। जैसे परिभाषा क्या है कि क्रिया के करने वाले को, तो पहले आप क्रिया देखिए दूसरे उदाहरण में कि तनु गाना गा रही है, तो गाना गाने का क्रिया कौन कर रही है? तनु कर रही है। तो यहाँ पे तनु कर्ता कारक हो गई, लेकिन यहाँ पे विभक्ति नहीं है, उसके बाद भी आप आसानी से छाट लेंगे। जैसे तृप्ति कविता की रचना कर रही है, अब यहाँ पे विभक्ति ने नहीं दिया है, लेकिन क्रिया जो रचना करने का काम कौन कर रहा है? तृप्ति कर रही है, तो यहाँ पे तृप्ति कर्ता कारक हो गई। अब चलिए कर्म कारक देख लेते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे सीमा ने तनिषा को पीटा, तो पीटा
तो किसको पीटा? तनिषा को पीटा। यहाँ पीटने का क्रिया जो हो रहा है उसका फल किस पे गिर रहा है? तनिषा पर गिर रहा है। तो सीमा ने तनिषा को पीटा, कर्म कारक की विभक्ति आपने पीछे पढ़ा था, क्या था? को। तो तनिषा को, तो जैसे ही को दिखाई दिया आप समझ गए कि तनिषा क्या है? कर्म कारक है। लेकिन कहीं कहीं को विभक्ति नहीं दिया रहता। जैसे अगले उदाहरण में देखिए, विनय पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे को विभक्ति नहीं दिया गया है तो आप कैसे छाटेंगे? विनय पुस्तक पढ़ रहा है, जो पढ़ने की क्रिया है उसका फल किस पे पढ़ रहा है? पुस्तक पे पढ़ रहा है। किसको पढ़ रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप आसानी से छाट लेंगे कि पुस्तक क्या है? कर्म कारक है। तो आप चलिए अगला देख लेते हैं। करण कारक, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। जैसे अर्पण ने अर्पिता को डंडे से मारा। यहाँ मारने की जो क्रिया है वह किससे पूरी हो रही है? डंडे से। और करण कारक की विभक्ति क्या थी? से। करण से। तो देखिए डंडे के साथ क्या जुड़ा है? से। तो जैसे ही आपको से पढ़े आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है? करण कारक है। अगला देखिए, स्नेहा लेखनी से लिखती है। स्नेहा जो लिख रही है, जो लिखने का कार्य कर रही है, वो किससे पूरा हो रहा है? लेखनी से पूरा हो रहा है। अगर लेखनी न रहे तो वो लिख नहीं पाएगी। परिभाषा भी एक कर रही है कि क्रिया, जो क्रिया है वो जिससे पूरा हो या जिस साधन से पूरा हो वही करण कारक कहलाता है। अब चलिए अगला देखते हैं। संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या थी? के लिए। को या के लिए। तो भाई के लिए, जैसे ये के लिए आप देखें तुरंत आपको याद आ जाएगा कि संप्रदान के लिए। आपको पता चलेगा कि भाई के लिए में क्या है? संप्रदान कारक है। कहीं कहीं के लिए विभक्ति नहीं रहती है। जैसे अगले उदाहरण क्या है? बच्चे को गेंद लाओ। देखिए यहाँ पर आप के लिए जो विभक्ति है वो नहीं दिया गया है, तो आप उसके भाव को समझिए। भाव क्या कर रहा है? बच्चे को गेंद लाओ। वो गेंद किसके लिए लाया जा रहा है? बच्चे के लिए लाया जा रहा है। तो ऐसे भाव जब पकड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चे में क्या है? संप्रदान कारक है। अगला देखिए, अपादान कारक, जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अब देखिए इसकी विभक्ति है से। करण कारक की विभक्ति भी क्या है? से। लेकिन आपको यहाँ पे जब अलग होने का भाव प्रकट हो, जैसे शब्द पढ़िए, जो भी वाक्य में आपको अलग होना पता चले, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तब वहाँ अपादान कारक होगा। अगला उदाहरण देखिए, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से जा चुकी थी। रेलगाड़ी प्लेटफार्म से क्या हो गई? अलग हो गई। तब वहाँ पे प्लेटफार्म से, अपादान कारक का जो विभक्ति है से, वहाँ पे प्लेटफार्म से, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे प्लेटफार्म से में कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अब चलिए अगला देखते हैं। संबंध कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मैंने अपनी पुस्तक लिखी, तो मेरे और पुस्तक के बीच में संबंध कौन प्रकट कर रहा है? अपनी। तो अपनी में संबंध कारक हो गया। विभक्ति से भी पकड़ सकते हैं। संबंध कारक की विभक्ति में क्या था? ना, नी, ने। यहाँ पे नी आया है तो आप नी के जो देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे संबंध कारक है। मेरी घड़ी खो गई, तो रा री रे, संबंध कारक का विभक्ति में क्या था? रा री रे, तो री आया तो आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पे संबंध कारक है। अगला देखिए, अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, पर। अब अधिकरण कारक की विभक्ति अगर आप याद किए रहेंगे तो क्या थी? मे पै पर आया मेज पर, तो आप पकड़ लेंगे कि क्या हो जाएगा? मेज पर में अधिकरण कारक है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। मे पै पर में है तो में आप पकड़ लेंगे कि 3 मिनट में। यहाँ पे क्या है? 3 मिनट में अधिकरण कारक है। अब अगला देख लीजिए, संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु, उसके ऊपर कृपा करना। आप अगर विभक्ति याद किए रहेंगे तो संबोधन कारक की विभक्ति क्या थी? हे हो हरे, हे हो हरे। तो यहाँ पे हे आया, अब हे देख कर ही जान जाएंगे कि यहाँ पे संबोधन कारक है। लेकिन कहीं कहीं पे विभक्ति नहीं दिया रहता। जैसे अगले उदाहरण देखिए, विभु इधर आओ, तो आप यहाँ अगर आपको परिभाषा पता रहेगा कि संबोधन कारक में पुकारने का बोध होता है तब तो पकड़ लेंगे, और विभक्ति खोजेंगे तब यहीं पे आप गलती कर बैठेंगे।
तो परिभाषा भी आपको जानते रहना है। विभु इधर आओ, इधर आना मतलब उसको पुकारने का बोध हुआ, तो आप यहाँ पर कह देंगे कि विभु में क्या है, संबोधन कारक है। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने कारक पढ़ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरे लोगों का भी ज्ञान बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।